हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा आज आपके लिए पार्ट 2 शिक्षण सूत्र लेके आया हूँ। इससे पहले हमने शिक्षण सूत्र के पार्ट फर्स्ट की बात की थी। उसमें हमने 4 शिक्षण सूत्र पढ़े थे। ठीक है, कि शिक्षण सूत्र का मतलब क्या होता है, जिसे हम शिक्षण सूत्र का अर्थ कह सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, और उसमें फिर हमने 4 शिक्षण सूत्रों की बात कर ली थी। आज की क्लास में हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 5वें नंबर का जो शिक्षण सूत्र है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर का जो शिक्षण सूत्र है उसका नाम है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, फ्रॉम सीन टू अनसीन। यानी जो हमें दिखाई देता है, जो विषय वस्तु हमें दिखाई देती है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है, सबसे पहले हमें उसका ज्ञान करना चाहिए। ठीक है, और उसके पश्चात जब जो विषय वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसका ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हम उसके पश्चात उन विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करेंगे बालक को जो उसके सामने, उसके आंखों के सामने नहीं दिखाई देती, यानी जो क्या होती है, अप्रत्यक्ष होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिन विषय वस्तु को देखकर देख सकता है। इसके पश्चात उन बातों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए जिसको वो नहीं देख सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो बालक को सर्वप्रथम वर्तमान का ज्ञान कराना चाहिए और उसके पश्चात उसे भूत या भविष्य का ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु के बालक के सामने होती है उनका ज्ञान वह बहुत ही सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसलिए अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान कराने से पहले हमें प्रत्यक्ष विषय वस्तु का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिए। यानी जो विषय वस्तु हमारे सामने नहीं है उससे पहले हमें उस विषय वस्तु का ज्ञान करा देना चाहिए जो हमारे सामने, यानी सबसे पहले हमें वर्तमान की बात करें, वर्तमान का ज्ञान कराएं, और वर्तमान के बाद में जो हम नहीं देख सकते, जो क्या है, भविष्य। ठीक है, और जो हमने नहीं देखा वो क्या है, भूत है, उसका ज्ञान कराना चाहिए। यानी वो क्या है, हमारे सामने अप्रत्यक्ष है। इसलिए हमें सबसे पहले प्रत्यक्ष का ज्ञान कराना चाहिए, और जब बालक को प्रत्यक्ष का ज्ञान हो जाए तो फिर हमें अगले स्टेप में उसे अप्रत्यक्ष की ओर ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि हम सिखाते हैं तो वो शिक्षण का सूत्र होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी फ्रॉम सीन टू अनसीन। हम अब अगले जो शिक्षण सूत्र है उसकी बात करते हैं जिसका नाम है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। यानी सबसे पहले हमें विशेष नियम या विशेष उदाहरण बताने चाहिए, और उन विशेष नियम या उदाहरण के माध्यम से बालक क्या करेगा, सामान्य नियम, सामान्य सिद्धांत को अपने आप निकाल लेता है। इसमें करके सीखने की जो स्थूल है, स्थूल यानी जिसको हम बड़ा आकार है, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, सूक्ष्म आकार को देख लेते हैं। तो उसी सूत्र की इसमें पालना की जाती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर चलने पर हमें परिभाषाएं निश्चित करके और फिर नियम निकलवाने होते हैं। इसमें पहले में परिभाषा सिखाई जाती है और फिर परिभाषाओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उसके नियम या सूत्र निकालते हैं। यानी पहले विशेष विषय वस्तु पढ़ाई जाए, विशेष नियम पढ़ाए जाए, विशेष उदाहरण दिए जाए, फिर विशेष उदाहरण या नियमों के आधार पर हमें सामान्य नियम या उदाहरण सिखाने चाहिए। तो ऐसा अगर करते हैं तो वो शिक्षण का सूत्र हो जाता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगले शिक्षण सूत्र की हम बात करें तो वो होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये अपने 7वें नंबर का शिक्षण सूत्र है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी अगर हमारे सामने कोई समस्या है, ठीक है, अगर हमारे सामने कोई विषय वस्तु है, या अगर हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस समस्या का टुकड़ों में विभाजित करें, उसके छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, उसको इकाइयों में विभाजित करें। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यदि हमारे सामने कोई विषय वस्तु है तो उस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए हमें अंशों में, भागों में, इकाइयों में विभाजित कर देना चाहिए, और फिर हमें उनको इकाइयों के आधार पर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और उस इकाइयों से, उन इकाइयों की समस्या को जोड़ते हुए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह यदि पहले किसी समस्या का, किसी विषय वस्तु का टुकड़ों में विभाजित करके यदि हम उसका हल निकालते हैं या विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो वो कहा जाता है विश्लेषण, अर्थात एनालिसिस। इसके बाद में क्या होता है कि उन खंडों को, उन अंशों को जोड़ने का एक नवीन अवधारणा या नवीन संप्रत्यय या नवीन कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया जाता है। यानी उन सभी अंशों को आपस में जोड़ करके और एक पूर्ण आकार की हो, ठीक है,
पूर्ण आकार की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं तो वो होता है संश्लेषण। यानी पहले अंश का ज्ञान, फिर सभी अंश का ज्ञान होने के बाद फिर पूर्ण आकार का ज्ञान। तो अगर ऐसा होता है तो वो कहा जाता है संश्लेषण। तो इस शिक्षण सूत्र के अनुसार पहले किसी भी ज्ञान को खंडों में समझना चाहिए और फिर उनका संश्लेषण का पूर्ण रूप करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले शिक्षण सूत्र की, वो है मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यानी पहले हमें मनोविज्ञान के आधार पर बालक को सिखा देना चाहिए। मनोविज्ञान क्या कहता है सीखने के लिए? मनोविज्ञान सीखने के लिए ये कहता है कि बालक को उसकी इच्छा से, उसके स्वभाव से, उसकी रुचि से, उसकी गति से सीखना चाहिए और उसी गति से उसको सिखाना चाहिए। यदि जब बालक जो सीखना चाह रहा है हम वही उसको सिखा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बालक उसको सरलता से, सहजता से क्या कर लेता है? सीख लेता है। विद्यालय में भी उसी क्रम में बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखें तो जैसे सबसे पहले हमें वाक्य का ज्ञान देना चाहिए। जब वाक्य का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें शब्द का ज्ञान देना चाहिए और शब्द का ज्ञान हो जाता है तो फिर हमें अक्षर का ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा क्रम है ये मौखिक भाषा में काम आता है। यदि कोई बच्चा है और हम उस बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सिखाने के लिए हमें मौखिक भाषा में क्या करना चाहिए? मौखिक भाषा के लिए उसको सबसे पहले वाक्य सिखाएं। ठीक है, और जब बालक वाक्य सीख जाएगा तो फिर हमें उसके शब्द सिखाने चाहिए और शब्द सिखाने के बाद फिर उन शब्दों का निर्माण किस अक्षरों से हुआ वो अक्षर समझाने चाहिए। ठीक है, तो पहले वाक्य, फिर शब्द और फिर अक्षर। ऐसा हम करते हैं मौखिक भाषा के लिए। लेकिन जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो लिखित भाषा में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, अपोजिट होता है। इसमें हम बालक को सिखाने के लिए सबसे पहले हम अक्षर सिखाते हैं, फिर अक्षरों से जोड़ करके हम शब्द का निर्माण करवाते हैं और फिर शब्दों को माध्यम से हम वाक्य सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ ये क्या है? वाक्य है। यदि हम ये कहें कि राम पुस्तक पढ़ता है, यदि मौखिक भाषा में कह रहे हैं तो बच्चा सीख जाएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, बोलना सीख जाएगा उसका अनुसरण करके। लेकिन अगर हम बच्चों को यही वाक्य लिखित रूप में समझाने का प्रयास करें तो सबसे पहले हम बच्चे को राम जो शब्द है वो कैसे बना, किस अक्षरों को जोड़ करके राम शब्द का निर्माण हो, वो सिखाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा में कैसे करते हैं। सबसे पहले वाक्य, शब्द, फिर अक्षर सिखाया जाता है, जबकि लिखित भाषा में सबसे पहले अक्षर, शब्द, फिर वाक्य सिखाया जाता है। तो ये होता है मनोविज्ञान का सिद्धांत। इसमें बालक को सबसे पहले उसकी इच्छा, रुचि और उसकी गति के हिसाब से सिखाया जाता है और फिर उसके धीरे धीरे उसके सामने उसका तर्क प्रस्तुत किया जाता है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और अगला जो सूत्र है वो है 9वें नंबर का, वो है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर का सिद्धांत। ठीक है, इस सूत्र के अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले बच्चे अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी बच्चों ने जो अनुभव लिया उस अनुभव के माध्यम से ही वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब बच्चा खुद के अनुभव के माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है। पर बच्चे कुछ देखते हैं और सीखते हैं, अनुभव करते हैं और फिर उन अनुभवों को हम क्या करते हैं? तर्क की कसौटी पर देखते हैं। ठीक है, तो जब अनुभवों को तर्क पे देखा जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि ये सही है या गलत है। यदि सही है तो बच्चों को उसका अनुसरण करने के लिए आगे प्रेरित किया जाए और यदि गलत है तो फिर उसको ऐसे अनुसरण करने के लिए क्या किया जाए? हमें रोकना चाहिए। ठीक है, और बच्चों की इस जिज्ञासा को जब तक सामने नहीं किया जा सकता तब तक शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यानी जब तक बच्चे को अनुभव नहीं होंगे और अनुभव के माध्यम से खुद नहीं सीखेगा तब तक वो शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए जो अनुभव से युक्ति ओर का सिद्धांत है, सूत्र है, इस सूत्र के अंदर बच्चों के अनुभवों को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसको युक्ति के आधार से सिखाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे बच्चा देखता है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, उन सभी त्रिभुजों उन त्रिभुज के सभी कोणों को वो नाप कर देखता है तो सभी तीनों कोण कितने के मिलते हैं? उसको 180 डिग्री का मिलता है। तो इससे वो ये अनुभव कर लेता है कि अगर कोई भी त्रिभुज होगा तो तीनों कोणों को मिलाने से कितना बन जाएगा? 80 डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बालक क्या होता है? अनुभव करता है और पहले जो उसको अनुभव प्राप्त होता है उसी अनुभवों को ध्यान में रखते हुए फिर वो उसकी युक्ति पर जाता है और इसके माध्यम से वो सीख जाता है।
अब हम अंतिम शिक्षण सूत्र की बात करते हैं, तो वो है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रकृतिवादी रूसो को माना जाता है। रूसो एक बहुत अच्छे या बहुत बड़े प्रकृतिवादी थे, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि बच्चा जब जन्म से पैदा होता है तो क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है, पवित्र होता है, लेकिन जब वो समाज में आता है तो समाज क्या कर देता है, उसको दूषित कर देता है। तो उन्होंने नारा दिया कि बच्चे को या बच्चे का जो विकास है वो जिस रूप में आया उसी रूप में उसका विकास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बच्चे को अपनी प्रकृति के अनुसार विकास का अवसर देने के साथ शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, यानी जैसा बच्चा प्रकृति में आया उसको प्रकृति के अनुरूप सीखना चाहिए, यानी उसको प्रकृति में अवसर प्रदान कर एक शिक्षक के तौर पर, और शिक्षक बच्चे का एक मार्गदर्शक हो, एक निर्देशक के रूप में हो, और बच्चा उस प्रकृति के अंदर स्वयं सीखे, स्वयं प्रयास करे और स्वयं अवसर तलाश करे। तो क्या होगा, बच्चा स्वयं प्रयास करके, प्रयत्न करके सीख जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इस विधि के अनुसार जो शिक्षण दिया जाएगा उसमें बालक के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे। छोटे बच्चे को खेल विधि के द्वारा तथा बड़े बच्चों को मनोवैज्ञानिक विधि के द्वारा शिक्षण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, तो ये था प्रकृति का अनुसरण, फॉलो फ्रॉम नेचर। तो इसलिए हमें जो रूसो है वो यही कहते हैं कि एक बालक को प्रकृति के अंदर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो बालक प्रकृति के अंदर स्वयं समस्या जब आएगी तो समस्या का समाधान ढूंढेगा, और समस्या का समाधान ढूंढ करके वो आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो बालक का है वो विकास के लिए उसको अनेक अवसर प्राप्त होंगे, और विकास के उन अवसरों के माध्यम से वह स्वयं आगे सीखता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।